तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो हम सेट नंबर 2 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, जो कि नायक सीरीज़ है, जो कि दिल्ली पुलिस और एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सेट नंबर पहला हो चुका है और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल चुकी है। सेट नंबर 2 है आज, और इसकी भी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखी है। तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कितने चैप्टर हैं, तो 36 चैप्टर हैं किसमें, नाट्य शास्त्र में, जिसमें लगभग 6000 काव्य पंक्तियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में क्या लिखा है, अपने वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में जो है संगीत का वर्णन किया गया है। सबसे पुराना वेद अगर बात करें तो ऋग्वेद को माना जाता है, और अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है, तो जादू टोना का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। मर्दाना पहलू किसको कहते हैं, तो मर्दाना पहलू जो है वो चोलोम, आपने सुना होगा, चोलोम जो है वो मर्दाना पहलू कहलाता है। ठीक है, वाद्यंत्र की बात कर लेते हैं तो पुंग और करताल इसमें चोलोम में होते हैं, जो कि एक मणिपुर का एक चोलोम नृत्य के रूप में माना जाता है। मणिपुर के जो अन्य डांस के भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो परिंग, माइबा और रास जो है वो मणिपुरी डांस के ये भाग हैं। हिंदू वैष्णव प्रसंग की बात कर लेते हैं तो ये कौन सा है, तो मणिपुरी जो है ये हिंदू वैष्णव प्रसंग माना जाता है। इसी को मणिपुरी रासलीला के रूप में भी जानते हैं। जैसे मणिपुर का की रासलीला किसको कहते हैं, तो मणिपुरी को ही कहते हैं। इसमें क्या होता है मणिपुरी डांस में, तो राधा कृष्ण की जो रासलीला होती हैं इनमें वो दिखाने का काम किया जाता है। मणिपुरी डांस से कौन कौन से पर्सन फेमस हैं, तो झावेरी बहनें आपने सुनी होंगी, जिनका नाम क्या क्या है, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये 4 बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनों के रूप में हम जानते हैं। और ये किससे संबंधित हैं, तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इन्हीं के ये जो 4 बहनें हैं, इन्हीं के गुरु थे गुरु बिपिन सिंह। अब जायज़ सी बात है, जब बहनें मणिपुरी से संबंधित हैं तो इनके जो गुरु होंगे वो भी तो मणिपुरी से ही संबंधित होंगे। तो गुरु बिपिन सिंह जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये भी मणिपुरी से संबंधित हैं। गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह और चारू माथुर, ये भी किससे हैं, ये भी मणिपुरी से हैं। बीनो देवी, कौन सी, बीनो देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, ये किससे संबंधित हैं, तो ये भी मणिपुरी से संबंधित हैं। छऊ नृत्य की बात कर लेते हैं तो छऊ की कितनी शैलियां हैं, तो 3 शैलियां होती हैं। एक तो होता है सरायकेला छऊ, दूसरा होता है मयूरभंज छऊ और तीसरा होता है पुरुलिया छऊ। पूरा लिया, क्या पूरा लिया, बंगला पूरा लिया। मयूर, मयूर किसको बोलते हैं, तो मोर को बोलते हो, और मोर क्या हो गई, उड़ गई, तो ये क्या हो गया, उड़ीसा। सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ कहाँ का है, तो झारखंड का है। इसी को छऊ नृत्य को ही हम अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानते हैं, जिसको यूनेस्को की साइट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया है, तो 2010 में इसको जोड़ा गया है। किसको, अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में। संगीत नाट्य अकेडमी की शुरुआत कब से होती है, तो ये 1953 में इसकी स्थापना होती है, संगीत नाट्य अकेडमी की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। संस्कृति मंत्रालय के, अगर संस्कृति मंत्रालय की बात मानी जाए तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें 9वां किसको माना गया है, तो 9वां जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य है छऊ, उसको भी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में गिना गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 माने जाएंगे। और 9वां कौन सा माना गया है, तो छऊ है, जिसको हम अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं। छऊ के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, एक तो मकर ध्वज दरोगा, आपने सुना होगा, ये भी किसके हैं, तो ये छऊ के हैं। केदारनाथ सिंह सुने होंगे, और शुभेंदु नारायण, ये भी किसके हैं, ये भी छऊ के कलाकार हैं। इन तीनों लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो कौन सा होता है, वो भारत रत्न होता है। उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, उसके बाद में पद्म भूषण आता है, उसके बाद में पद्म श्री आता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि जगजीत सिंह क्या है, किससे संबंधित हैं, तो जगजीत सिंह जो हैं वो एक गजल गायक हैं, जिन्हें 2003 में क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। और किसके लिए पद्म भूषण मिला है, तो चिट्ठी न कोई संदेश, आपने गाना सुना होगा, इसके लिए किसको, जगजीत सिंह को। इन्होंने जग को जीत लिया था इस गाने के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, कि गजल गायक है। द अनफॉरगेटेबल्स, ये क्या है, अर्धशास्त्रीय संगीत है, संगीत का संग्रह है द अनफॉरगेटेबल्स। ठीक है, यानी कि ना भूलने वाला।
अन्य गजल गायक की बात कर लेते हैं तो अन्य गजल गायक में कौन कौन से आते हैं, तो बेगम अख्तर, जिनको क्वीन ऑफ गजल के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, बेगम अख्तर को। ये भी क्या है, ये भी गजल गायकी हैं। मन्ना डे, अगर गजल सुन लेते हैं तो हमारा डे बन जाता है, हम उदास नहीं रहते हैं और हंसते रहते हैं। हसन, मेहंदी हसन, क्या मेहंदी हसन, मल्लिका पुखराज, और हम राज करते हैं अपनी जिंदगी में। तलत महबूब, क्या तलत महबूब, ये भी किससे संबंधित हैं, ये भी गजल गायक से संबंधित हैं। तो मन्ना डे, डे बन गया। पंकज उदास, उदास नहीं रहे। मेहदी हसन, यानी कि हम दिन भर हंसे। मल्लिका पुखराज, यानी कि हमने राज किया। कुचिपुड़ी, यानी कि कच्ची पूड़ी, कहाँ से संबंधित है, तो कच्ची पूड़ी कौन बनाता है, अंधा व्यक्ति ही कच्ची पूड़ी बनाता है। तो कच्ची पूड़ी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो कच्ची पूड़ी है वो कहाँ पर मिलती है, तो रेड्डी, जितने भी रेड्डी से संबंधित नाम आएंगे, चाहे वो कौशल्या रेड्डी हो, चाहे भावना रेड्डी हो, चाहे राजा रेड्डी हो, चाहे राधा रेड्डी हो, ये जितने भी रेड्डी वाले नाम है वो कहाँ आएंगे, कुचिपुड़ी में आएंगे। विजय प्रसाद, प्रसाद में क्या मिली अपन को, कच्ची पूड़ी मिली। शोभा नहीं दिया, प्रसाद में अपन को कच्ची पूड़ी दे दी, ठीक है। और किसने दी, हलीम खान ने दी। हलीम खान कौन है, एक मुसलमान है, उसने कच्ची पूड़ी जो है दी। और वो कैसा पर्सन था, वो अंधा व्यक्ति था। और रेड्डी पर क्या लगा रहा था, तो कच्ची पूड़ी लगा रहा था। और प्रसाद में क्या दे रहा था, और शोभा नहीं दिया। तो शोभा नायडू भी किससे संबंधित है, कच्ची पूड़ी से संबंधित है। एशियन गेम की बात कर लेते हैं तो एशियन गेम जो है वो फर्स्ट टाइम कब हुए थे, तो फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी नई दिल्ली में हुए थे। और कब हुए थे, तो 1951, यानी कि 1951 में ये हुए थे। जिसमें भारत ने कौन सी रैंक लाई थी, तो भारत जो है वो सेकंड रैंक लेकर आया था, जिसमें 15 गोल्ड जो है वो भारत ने जीते थे। और फर्स्ट कौन था, तो जापान जो है उसने 24 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें फर्स्ट स्थान जो था वो जापान का रहा था। इसके एशियन गेम्स के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1951 में एशियन गेम्स के उद्घाटनकर्ता रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है एशियन गेम कहाँ पर हुआ है, तो ये 1954 में, यानी कि 3 साल बाद हुआ था जस्ट। और वैसे कितने कितने साल बाद होते हैं, तो 4 साल बाद में ये होते हैं, और 3 साल का अंतर रहा था इसमें। और ये कहाँ पर हुआ था, दूसरा वाला मनीला फिलीपींस में ये हुआ था। और तीसरा वाला कहाँ हुआ था, तो 1951 में हो गए, फिर 354 में हो गए, फिर 4, फिर लगातार जो है वो 4 वर्ष के अंतराल में ये होते आए हैं। तीसरा कहाँ पर हुआ था, तो 1958 में ये टोक्यो में ये हुए थे, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर है, तो टोक्यो जापान में स्थित है। भारत में सेकंड एशियन गेम्स कब हुए थे, तो भारत में जो सेकंड एशियन गेम्स, सॉरी, भारत में जो भारत ने सेकंड एशियन गेम्स में कौन सी रैंक लाया था, तो 5वें नंबर की जो रैंक है, जब पहली बार हुए थे तब दूसरी रैंक लेकर आया था, लेकिन जब दूसरी बार हुए तो 5वीं रैंक पर ये आ गए। और 9th एशियन गेम्स जो हुए हैं उनमें जो शुभंकर बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, तो अप्पू हाथी को जो है वो शुभंकर बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में 2023 के एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट कौन रहा है, तो फर्स्ट जो रहा है वो चाइना रहा है। और भारत की रैंक कौन सी रही है, तो भारत की जो रैंक है वो 4th नंबर की रही है, जिसमें 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 41 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल टोटल कितने मेडल हो गए हैं, तो कुल टोटल 107 मेडल हो गए हैं। ध्वजवाहक कौन बने थे, तो हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, और लवलीना बोरगोहन जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है, इनके द्वारा जो है वो ध्वजवाहक बने थे। ध्वजवाहक किसको बोलते हैं, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी खेल की तो उसमें ध्वजवाहक बनाए जाते हैं, और जब खेल का अंत होता है तो उसमें ध्वज समापन के लिए किसी भी पर्सन को चुना जाता है। तो ध्वज समापन कौन चुने गए थे, तो PR श्रीजेश चुने गए थे, जो कि किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल विश्व कप की बात कर लेते हैं, तो फुटबॉल विश्व कप की जो शुरुआत है वो 1930 से होती है, जिसमें विजेता कौन रहा है, तो विजेता जो है वो उरुग्वे रहा है, और उरुग्वे ही जो है इसने पहले विश्व कप की मेजबानी की थी, किसने, उरुग्वे ने। और उपविजेता कौन रहा है, तो अर्जेंटीना जो है वो उपविजेता रहा था फुटबॉल विश्व कप में फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड कप कब हुआ था फुटबॉल का, तो सेकंड वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल का वो 1934 में हुआ था। और किसने होस्ट किया था, तो इटली ने होस्ट किया था, और इटली ही जीत गई थी। यहाँ पर उरुग्वे ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया और उरुग्वे ही जीता था, और दूसरे टाइम जो है 1934 में इटली ने होस्ट किया और इटली ही विनर रही थी। फीफा की बात कर लेते हैं, तो फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में होती है। कब, 1904 में पेरिस फ्रांस में होती है। फ्रांस से हमने आपको कल बताई थी कौन कौन से, देखो प्रस्तावना
जो है भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना में जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं वो कहाँ से जोड़े गए हैं, वो फ्रांस के संविधान से जोड़े गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का, तो हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल कब किया गया था, तो ओलंपिक को शामिल कब किया गया था, तो 1908 में शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, फुटबॉल वर्ल्ड कप को ओलंपिक में शामिल कब किया गया था, तो 1904 में इसकी स्थापना होती है और 1908 में जो है इसको शामिल कर लिया जाता है ओलंपिक खेलों में। और सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता है, तो ब्राजील ने जीता है, जो कि 5 बार जीता है। ठीक है, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो विनर कौन रहा है, तो विनर जो है वो अर्जेंटीना रहा है। और आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कतर दोहा में जो है इसका आयोजन किया गया था। 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। ये कहाँ पर होगा, तो ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, इन तीनों में इसका होस्ट किया जाएगा 2026 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1904 से हुई थी और 8 में इसको ओलंपिक में जोड़ लिया गया। और 2026 वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में। और 2022 वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो विनर है वो कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। आयोजन किसने किया था, कतर ने। और उपविजेता कौन रहा है, तो फ्रांस रहा है। सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन रहा है, तो ब्राजील रहा है। राष्ट्रमंडल खेल की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 से शुरू होते हैं। और कहाँ मतलब सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो हैमिल्टन, कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। 1934 में जो है वो सेकंड नंबर के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कौन से कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो है हुए थे। ठीक है, कब, 1934 में। और किसने होस्ट किया था, तो लंदन ने इसको होस्ट किया था। सबसे ज़्यादा बार आयोजन किसने किया है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के सबसे ज़्यादा बार आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 5 बार किया जा चुका है। 2030 में कहाँ पर होंगे, तो 2030 में जो है वो हैमिल्टन, कनाडा में होंगे। ठीक है, भारत में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कब मतलब कब हुए थे, तो भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2010 में नई दिल्ली में ये हुए थे। 2022 में जो 22वें नंबर के हैं कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो भारत का जो स्थान है वो चौथे में नंबर का रहा था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जो है वो जीते थे। टोटल अगर मेडल की बात करते हैं तो 61 मेडल जो है वो भारत के द्वारा जीते गए थे कॉमनवेल्थ गेम में। बुक्स की बात कर लेते हैं, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नरेंद्र मोदी की कौन सी है, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। कौन सी, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, एंडी मरीनो के द्वारा इसको लिखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है। कौन, एंडी मरीनो। ठीक है, 9/9 ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दमन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सुपर सेंचुरी ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो राघव बघेल के द्वारा इसको लिखा गया है। नरेंद्र मोदी की अन्य कौन कौन सी बुक्स हैं, तो देखो एग्जाम वॉरियर अपने टाइम पर एक फेमस पुस्तक रही है, तो ये तो इनकी शुरुआत से अंत तक एग्जाम वॉरियर रहने वाली है। ज्योति पुंज भी किसकी है, तो नरेंद्र मोदी की। साक्षी भाव से ये भी किसकी है, ये भी नरेंद्र मोदी की है। लेटर्स टू मदर, अपनी माँ के लिए जो लेटर्स लिखे गए थे वो नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखे थे। एडोब ऑफ लव, इनका लव से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इन्होंने एडोब ऑफ लव एक पुस्तक लिख डाली है। सोशल हार्मोनी ये भी अपने टाइम पर एक चर्चित पुस्तक रही थी। जब ये पुस्तक आई थी तो हर एक एग्जाम में जो है इस पुस्तक को पूछा गया था, और एग्जाम वॉरियर तो इतनी बार पूछी जा चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सोशल हार्मोनी यानी कि सोशल के लिए, यानी कि समाज के लिए कौन काम करता है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो सोशल हार्मोनी है। पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ के संविधान स्रोत से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान स्रोत से ये बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कनाडा से और क्या क्या लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं, और संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आरपीएफ के एसआई एग्जाम में पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, मौलिक अधिकार लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी की बात कर लेते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान 45 में जो है वो डीपीएसपी का वर्णन लिखा गया है, लेकिन भारत के संविधान में जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। 51 काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। यूके की बात कर लेते हैं, यानी कि ब्रिटेन की एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और संसदीय प्रणाली ये भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की विधि है
देखो, राष्ट्रपति का महाभियोग अलग है, राष्ट्रपति का पद अलग है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी कहाँ से लिए गए हैं, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ली गई है। जर्मनी, मनी की जरूरत कब होती है, जब आपात में हम फंसते हैं तब मनी की जरूरत होती है। तो आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और जर्मनी के संविधान को ही बीमर संविधान के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो बीमर संविधान के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, संयुक्त बैठक है जिसका आर्टिकल 108 है, जिसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा का सदस्य करता है। जो राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो करता है। समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की देखो भाषा ऑस्ट्रेलिया में आ गई। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना में जो 3 वर्ड लिखे गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो फ्रांस से। ये चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन करने वाली हैं, और इन्हीं कन्फ्यूजन के चक्कर में मेरा क्वेश्चन आरपीएफ में एक गलत हो गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ये ली गई है। और 368 यानी कि 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। रसिया के संविधान से अभी हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 51A में 51 का बोल रहे हैं या फिर 51A में जो है वर्णित है। और इनको किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जो कि 1976 में किया गया था। इसके द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में जो है एक और जोड़ दिया गया। अब कितने हो गए प्रेजेंट टाइम में, तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी हो गई हैं। और 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें ये बोला गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को जो निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है वो बोला गया था। रसिया के संविधान से जो है वो पंचवर्षीय योजना ली गई है, ठीक है, या फिर पंचवर्षीय शब्द बोलते हैं या फिर पंचवर्षीय योजना है, वो भी कहाँ से ली गई है, तो रसिया के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, अभी बताए थे प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से ये लिए गए हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 से लेकर 1799 तक जो है वो फ्रांसीसी क्रांति चलती है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में थोड़ा सा। खाद्यान्न कृषि यानी कि कृषि या फिर पहिए की खोज किस पाषाण काल में हुई थी, तो नव पाषाण काल में जो है वो अनाज की खोज यानी कि कृषि करना और पहिए की खोज जो है वो नव पाषाण काल में की गई थी। पुरा पाषाण काल यानी कि आग की खोज तो उन्होंने पहले ही कर ली थी, ठीक है, तो आग की जो खोज है वो पुरा पाषाण काल में जाती है। कायथा कहाँ पर है, तो कायथा जो है वो मध्य प्रदेश में है। दायमाबाद कहाँ पर है, तो दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। चिरांद कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर है, ये गुजरात में है। पांडरी कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। इनाम गांव कहाँ पर है, तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। हुलास की बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता भी इसको राखीगढ़ी को हम कहते हैं। किसको, राखीगढ़ी को। जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो जल संरक्षण के साक्ष्य जल कहाँ पर होगा, जो जहाँ चीज़ धुली गई होंगी यानी कि धौलावीरा में, तो धौलावीरा में जो है वो जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहीं पर जो है खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्यों, खेल करेंगे तो प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो हम पानी पीने वहाँ पर जाएंगे। जहाँ पर जल मिलेगा वहीं पर हम खेल खेलेंगे, और खेल का स्टेडियम भी यहीं पर मिला था। लेकिन धौलावीरा है कहाँ पर, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज जो है वो JPJC के द्वारा 1967-68 में इसकी खोज की गई थी। किसकी, धौलावीरी की। स्वतंत्रता बाद उन्मिक प्रथम सैंधव स्थल कौन सा था, तो 1950 में जो है वो रोपड़ को खोजा गया था। स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया स्थान कौन है, तो रोपड़ है, जो कि 1950 में खोजा गया था। जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम इसको हम रूपनगर के नाम से जानते हैं वैसे भी। और जो अगर अपनी भाषा में बात करें तो पंजाब जो स्थान है वो इसी को कहते हैं रूपनगर को ही, ठीक है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन थे इसके रोपड़ के, तो BB लाल जो हैं वो इसके खोजकर्ता थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, इसकी खोज किसने की थी, तो अमनानंद ने इसकी खोज 1953 में की थी। कब, 1953 में अमनानंद ने कालीबंगा की खोज की थी, जहाँ पर काली चूड़ियों के साक्ष्य जो हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वो भी यहीं पर मिले थे। बनावली जो कि हरियाणा का एक स्थान है, इसकी खोज जो है वो RS बिष्ट के द्वारा 1974 में की गई थी। लोथल जो कि गुजरात का एक स्थान है, इसकी खोज 1953 में राव के द्वारा की गई थी, ठीक है।
नदी किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रवि ने क्या हड़प ली थी नदी, रवि ने क्या की थी, हड़प ली थी नदी। तो रावी नदी के किनारे कौन सा है, हड़प्पा स्थल स्थित है। सबसे पहले जो नगर नगर खोजा गया था वो भी कौन सा था, तो हड़प्पा नगर है जो खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ना कि हम लोथल के नाम से क्यों नहीं जानते या फिर बनावली के नाम से क्यों नहीं जानते, इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो खोजी गई थी। सेकंड स्थल कौन सा है जो खोजा गया था, तो सेकंड स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो, जो जिसके जो राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब, इसके जस्ट एक साल बाद 1922 में इसकी खोज की थी, जो कि किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और मोहन कैसा था, मोहन मोहन सिंधु हिंदू, तो मोहन जोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान का स्थित, अभी बताया हमने आपको कि राजस्थान में ये स्थित है, ये किस नदी के पास में स्थित है, तो घाघरा कैसा है, काला घाघरा है। घाघरा कैसा है, तो कालीबंगा कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल, लो भोगवा, भोगवा का मतलब हो गया कि भाग गया, लो भाग गया, तो लोथल और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ा, क्यों रोपड़ा, सतलज के लिए ये रोपड़ा। अब आ जाते हैं जियोग्राफी में। कर्क रेखा कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिससे 8 राज्य जो है वो गुजरते हैं। कौन कौन से, मित्र पर, गमछा छार या फिर गमछा छार मित्र पर। वैसे कुछ लोगों ने ट्रिक बनाई है गमछा छार मित्र पर, हमें भी यही याद है। ठीक है, तो माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। लगभग कितने 8 स्टेट जो हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा के नज़दीकी शहर की बात कर लेते हैं, तो कर्क रेखा के नज़दीकी शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो रांची जो कि झारखंड का एक राज्य है, और जबलपुर जो कि एमपी का एक स्थान है, ये स्थित है। जो कि एमपी का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में ही एमपी का हाईकोर्ट स्थित है। मानक समय रेखा कितने डिग्री ईस्ट पर है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो है वो मानक समय रेखा है, जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी में छत उड़ी। क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक, मानक समय रेखा की क्या है, यूपी में छत उड़ी। यूपी से यूपी हो गया, माँ से एमपी हो गया, छत से छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ी से उड़ीसा हो गया, आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि भारत में 7 सिस्टर्स किसको कहते हैं। तो आपने जो भारत का नक्शा देखा होगा, ठीक है, उसमें राइट साइड में जो जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये जो स्टेट हैं, असम, इन सभी को क्या कहते हैं हम, जो अलग से थोड़े से अलग दिखाई पड़ते हैं अपने भारतीय नक्शे में, इनको ही हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, देखो मेघालय आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, जो कि 7 सिस्टर का सबसे बड़ा एरिया है, किसका, और आंचल का। अरुण और आंचल यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, इसीलिए जो है इनको बड़ा एरिया दे दिया गया। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी कि 3 जो हैं वो कहते हैं इतने में ही हमारा पूरा हो गया, और इसीलिए इनको छोटा सा जो सबसे स्थान है वो दे दिया गया। 7 बहनों का भाई किसको कहते हैं, तो सिक्किम को जो है वो 7 बहनों का भाई कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो सिक्किम है इससे ज़्यादातर जो सीमाएं हैं वो सभी की लगी हुई हैं, किससे, इन 7 बहनों से। 6 बहनें हैं और 7वां जो है खुद सिक्किम है। इसके सॉरी, सिक्किम अलग है। 7 बहनों के नाम जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो सन 1972 में एक पर्सन थे, ज्योति प्रसाद सेकिया। किसके द्वारा, सेकिया के द्वारा 7 बहनों के नाम दिए गए थे, और इनका एक भाई भी था जिसको हम सिक्किम नाम से जानते हैं। 7 सिक्किम सेकिया, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एरिया है वो अरुणाचल को दिया गया था, सबसे छोटा जो एरिया है वो त्रिपुरा को दिया गया था। भाषा के आधार पर बात कर लेते हैं, तो भाषा कहाँ कहाँ की कौन सी है, तो नागालैंड में जो भाषा बोली जाती है वो कोन्यांक बोली जाती है, अंगामी बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। तो नागालैंड में जो है वो कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। कर्नाटक में क्या बोली जाती है, केवल कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है। सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो सिक्किम में जो है वो गोरखा भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो कोकबरोक और बंगाली यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो परसेंट के आधार पर देखा जाए तो 2.4% है ओवरऑल
वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है भारत का क्षेत्रफल तो कितना है, भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। और अगर वैसे पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो वैसे तो अगर भी सेंसस हुए नहीं है, ठीक है, जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या जो है वो अभी भी वर्तमान की बात करें तो भी सेकंड नंबर पर ही मानी जाएगी। कर्क रेखा अंशांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उष्ण और दूसरा जो है वो उपोष्ण। तो किसको काटती है, तो इंडिया को जो है वो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उष्ण और दूसरा उपोष्ण। इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं तो पंचवर्षीय योजना जो है, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, तो 12 जो पंचवर्षीय योजना जो है वो अब तक हो चुकी हैं। 2012 से 17 तक जो है ये खत्म कर दी गई थी, क्योंकि 2015 में जो है वो इसी के पंचवर्षीय योजना को खत्म कर क्या ला दिया गया, नीति आयोग जो है इसी के बेस पर ला दिया गया, ठीक है। इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या था, ज्यादा तेज धारणीय समावेशी वृद्धि पर जोर। ये इसका मतलब अर्थ था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, दूसरी किस पर आधारित थी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर थी, तो ये सी रंगराजन मॉडल जो है इसके आधार पर चलाई जा रही थी। लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 8.2% जो है लक्ष्य रखा लगाया था, लेकिन अपन ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया था, सिर्फ 6.8% लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया था। इसमें क्या हुआ था, 90% फैमिली को बैंकिंग सर्विस से जोड़ना। फिर जब नीति आयोग आ गई तो नीति आयोग में एक जो आपने सुना होगा कि एक टाइम में कि सभी के खाते में पैसे आएंगे तो खाता खुला लो, तो ये नीति आयोग के ही द्वारा जो है सभी को बैंकिंग सर्विस से जोड़ना जो है इसी का पार्ट था। किसका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो एक पार्ट था। फिर नीति आयोग के द्वारा ही जो है वो जीरो बैलेंस वाले खाते खुलवाए गए थे मुफ्त में। अनवरत योजना की बात कर लेते हैं, यानी कि रोलिंग प्लान जिसको हम कहते हैं, ये 1 अप्रैल 1978 में आती है, जिसमें ये किस पर आधारित थी, तो मुन्नार मेडल के द्वारा इसको पारित किया गया था रोलिंग प्लान को, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी मुन्नार मेडल की, कौन सी थी, एशियन रामा, कौन सी, एशियन रामा। इन्होंने एक योजना चलाई थी ट्राइसेम योजना, कौन सी, ट्राइसेम योजना, जिसमें किस एज के व्यक्ति जो है वो स्किल से जुड़ सकते थे, तो 18 से लेकर 35 वर्ष के जो युवा थे वो तकनीकी कौशल से जुड़ सकते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं किस पर, खादी एवं ग्राम उद्योग पर। तो खादी एवं ग्राम उद्योग पर जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है का गठन किया गया था, ठीक है। उद्योग पर, पहली कृषि पर थी, दूसरी उद्योग पर थी, और तीसरी कृषि और उद्योग दोनों पर शामिल थी, ठीक है। तो एक्ट कौन सा है, 1956 का एक्ट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 तक चली थी, फिर 56 से 61 तक चली थी, ठीक है। फिर 61 से लेकर क्या बोलते 66 तक चली थी, फिर 3 वर्ष का गैप कर दिया गया था, 66 के बाद 69 से चली थी, तो इसी तरीके से 5-5 वर्ष का जो है वो गैप कर दिया गया था। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये जो है इन तीनों को जो है वो स्थापित किया गया था। राउरकेला को जो है वो जर्मनी की सहायता से 1959 में इसको बनाया गया था। किसको, राउरकेला उड़ीसा में जो स्थित है। भिलाई की बात कर लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसको रसिया की सहायता से बनाया गया था। और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। पंचवर्षीय योजना विकास मॉडल यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो रोड पर गडगिल एस चक्रवर्ती मॉडल, जिसको हम गडगिल मॉडल कहते हैं, ठीक है, इस पर आधारित थी। अशोक धरगए लकड़वाला थे, ठीक है, कैसा थी, रोड पर गडगिल को ही एस चक्रवर्ती मॉडल के नाम से हम जानते हैं। और फिर क्या गड्ढे थे, अशोक धरे गए, क्योंकि वो लकड़ वाले थे। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल सेकंड पर थी, और तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और चौथी जो है वो अशोक रुद्र मॉडल पर थी। डीपी धर मॉडल जो है वो 5वां पर थी, और डीटी लकड़वाला जो है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना अभी हमने आपको बताया, सी रंगराजन, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी, जिसका क्या काम था कि 90% फैमिली मेंबर्स को बैंकिंग सर्विस के द्वारा जोड़ा जाना। इस 12वीं को फिर खत्म कर दिया गया। फिर आता है नीति आयोग। गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम, तब ये जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 1974-1978 में जो है
1978 में जो है वो मोरारजी देसाई ने इसको रद्द कर दिया गया था, किसको, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसको, ठीक है। लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 4.4 का लक्ष्य रखा गया था, और प्राप्त हमने किया कितना कर लिया था, तो 4.8% जो है इसको हमने प्राप्त कर लिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, तो ये एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिसकी न्यूनतम आवश्यकता यानी कि मिनिमम MNP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता से संबंधित ये 5 ईयर प्लान था। इसमें तीसरा क्या काम था कि काम के बदले अनाज दिया जाएगा। 5 ईयर प्लान में ये बोला गया था, ठीक है, कि काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं, तो 2 डेसिबल होता है हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कितने डेसिबल सुनने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, ठीक है, अपने कानों की सुनने की जो क्षमता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता उसको हम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्राम में मापते हैं, और एंगस्ट्राम हम इस तरीके से लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, तो हर्ट जो है आवृत्ति को हम इसमें मापते हैं। आवेग की बात कर लेते हैं, तो न्यूटन सेकेंड जो है आवेग का फॉर्मूला वो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र नहीं होता, सॉरी क्या बोलते हैं, इकाई होती है। आवेग की जो इकाई है वो किसको कहते हैं, तो न्यूटन सेकंड को कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि एक्वा रेजिया अम्लराज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अम्लराज किससे किससे मिलकर बनता है, तो अम्लराज जो है वो Au सोना और प्लेटिनम को भी गलाने का काम कर सकता है। किसको, प्लेटिनम और सोने दोनों को ही गलाने का काम कर सकता है कौन सा, अम्लराज। और अम्लराज नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं, ये दोनों का मिक्सचर होता है 1:3 में, इसी को हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अम्ल से मिलकर बनता है कौन सा, अम्लराज, जिसका कितना कितना रेशियो मिला होना चाहिए, 1 रेशियो होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का, और 3 रेशियो होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। HCl जो है वो हमारे पेट में भी भोजन पचाने के काम में आता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जो है वो विस्फोटक बनाने के लिए काम आता है, जैसे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उनमें नाइट्रिक एसिड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर परसेंटाइल में बात करें कि परसेंट में कितना होना चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड 25% होना चाहिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 75% होना चाहिए। पीएच मान की बात कर लेते हैं, तो दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.6 होता है, जिसको हम अम्लीय कह सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, और अगर 7 है तो उदासीन होगा। कल हमने आपको इस वीडियो में बताया था, कल जो वीडियो आई थी सेट नंबर 1 की, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएच मान, उसका मान जो है वो घटता है। जैसे मान लो बर्फ है, ठीक है, तो अगर बर्फ का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका पीएच मान उतना ही कम होता चला जाएगा। HCl की पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो HCl की जो पीएच वैल्यू है जो कि हमारे पेट में भी मिलता है, और अम्लराज में भी 3 रेशियो का काम करता है, शून्य के नज़दीक होती है। नींबू की बात कर लेते हैं, तो 2.2 से लेकर 2.4 तक जो है वो नींबू का पीएच मान होता है। कॉफ़ी के पीएच मान की बात कर लेते हैं, तो 4.5 से लेकर 5.5 जो है वो कॉफ़ी का पीएच मान होता है। शुद्ध जल की बात कर लेते हैं, तो 7 जो है वो शुद्ध जल का मान होता है। आंसू की बात करते हैं तो 7.4, रक्त की बात कर लेते हैं तो 7.4, समुद्री जल की बात करते हैं तो 8.4, NaOH की बात कर लेते हैं तो इसका होता है कितना, 14, जो कि सबसे अधिकतम पीएच मान होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिकतम पीएच मान बताइए किसका होता है, तो किसका होगा, NaOH का होता है। साइनोकोबाल्मिन किसको हम कहते हैं, तो ये किसका रासायनिक नाम है, तो B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। B6 को हम किस नाम से जानते हैं, तो पायरीगॉक्सिन के नाम से हम इसको जानते हैं। राइबोफ्लोपी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो B2 को जानते हैं। बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी बी के कितने भाग होते हैं, तो 8 इसके भाग होते हैं, जैसे B1 B2 B6 B7, इस तरीके से इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं। B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन B1 का रासायनिक नाम है। नाइसिन B2 का रासायनिक नाम है। V7 का रासायनिक नाम वायोटीन है, जिसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, किसको, वायोटीन को। B9 का क्या है, तो फॉलिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। रोग और विटामिन से होने वाली कमी, विटामिन B1 से यानी कि थाइमिन से होने वाली कमी क्या होती है, तो वेरी वेरी रोग जो है इससे हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, तो सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बांझपन यानी कि बच्चा पैदा ना होना, इससे विटामिन ई की कमी होती है। नियासिन यानी कि B3, इससे क्या होता है, तो पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है, और विटामिन ए की कमी से है रक्तस्राव, यानी कि रक्तस्राव जो है वो अगर आप कहीं कट जाते हैं तो आपका ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, यानी कि आपके शरीर में जो है वो विटामिन के की कमी है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर, जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि इसमें हम करंट अफेयर जो है वो अपनी छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के पार्ट हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगर हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री राजीव अभी भी वर्तमान में है, ठीक है, सीईसी जो है वर्तमान में। और चुनाव आयुक्त के ब्रांड मैनेजर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। और 18वीं लोकसभा चुनाव जो है अभी हुए थे, कितने चरण में हुए थे? तो 7 चरण में हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके 18वीं लोकसभा चुनाव के जो नेशनल आइकन बने थे वो कौन बने थे? तो पंकज त्रिपाठी बने हुए थे, ठीक है। और स्टेट आइकन किसको बनाया गया था? तो पंजाब के लिए जो स्टेट आइकन है वो शुभमन गिल को बनाया गया था। और बिहार के लिए जो स्टेट आइकन है वो मैथिली ठाकुर को बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसमें वो सारा ऊपर करंट अफेयर का पार्ट था, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने आपको बता दिया। कौन से नंबर की लोकसभा चुनाव हुए थे? तो 18वीं नंबर के हुए थे। कितने चरणों में हुए थे? तो 7 चरणों में हुए थे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाबा। एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़ देना लास्ट में, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी।